दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है मैथो साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, जो कि आज जो है इसका 7वां सीरीज होने वाला है। ठीक है, इससे पहले हमने इसके 7 पार्ट बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये जो है टोटल 20 क्वेश्चंस का MCQ होने वाला है, जो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास पर बेस्ड रहेगा आज का क्वेश्चन। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप किसी भी टाइप के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, व्यापम हो या फिर SSC, आपको हर टाइप के क्वेश्चन के नॉलेज आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आपको हमारे वीडियोज़ में, आपको हमारे चैनल में आपको मिलेगा कंप्यूटर के क्वेश्चंस, कंप्यूटर के MCQ सॉल्व करने को मिलेंगे। हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर इंडियन GK, आपको हर टाइप के क्वेश्चन जो है MCQ आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे देखें, वीडियो को कंप्लीट देखें। उससे पहले आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या फिर 2 दिसंबर। तो इसका सही आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। और अगर आपको पता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वपुरीय वंश की समाप्ति के बाद किस वंश के शासकों ने दक्षिण कोसल पर राज्य किया। आपको क्या करना है, आपको मेरे पूरे MCQ अटेम्प्ट करने हैं और लास्ट में आपको कितना सही हुआ ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना रहेगा। ठीक है, तो देखते जाइए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, ये भी पता चल जाएगा। और अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ से लर्न भी कर सकते हैं कि कुछ नया सीखने को भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखते हैं सरबपुरीय वंश की समाप्ति के बाद किस वंश के शासकों ने दक्षिण कोसल पर राज्य किया। ऑप्शन है सोमवंश, नल वंश, कलचुरी वंश या फिर पर्वत द्वारक। तो कौन से वंश ने किया था सरबपुरीय वंश की समाप्ति के पश्चात? ऑप्शन नंबर ए, सोमवंश ने। ठीक है, सोमवंश ने क्या किया था सरबपुरीय वंश की समाप्ति के बाद, उनका शासन आया था। ठीक है, राज किया था दक्षिण कोसल पर। अगला देखते हैं, महाशिवगुप्त निम्नलिखित में से किस वंश के शासक थे जिनके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग माना जाता है। किस वंश के शासक थे? नल वंश, पांडु वंश, पर्वत द्वारक वंश या फिर कलचुरी वंश। कौन से वंश के शासक थे? महाशिवगुप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पांडु वंश। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, महाभारत काल में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को क्या कहा जाता था। ऑप्शन है हमारे पास अभिधान, कांतार, ए और बी दोनों या फिर सोरर। तो इसका सही आंसर क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांतार। कांतार कहा जाता था छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र को। ठीक है, बस्तर के अरण्य क्षेत्र को। आगे देखते हैं, पाली नामक स्थल में गर्भगृह के द्वार में उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। पाली स्थल क्या, तो ये जो पाली स्थल है वो कहाँ पर अवस्थित है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, जो पाली स्थल में जो हुआ है ये पाली स्थल है। फाइनली हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, पाली स्थल कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, तो कहाँ पर अवस्थित है? क्या वो दंतेवाड़ा में है, रायपुर में है, बस्तर में है या फिर कोरबा में है। तो अगर आप उस क्षेत्र के आसपास रहते होगे तो आपको डायरेक्टली पता ही होगा, और अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोरबा। ठीक है, इसका सही आंसर है कोरबा। आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5वां है, बस्तर पर नल वंश का शासन रहा। कब तक रहा? 250 से 400 ईस्वी या फिर 300 से 350 ईस्वी या फिर 500 से 1200 ईस्वी या फिर 500 से 750 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 500 से 1200 ईस्वी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? 500 से 1200 ईस्वी। बस्तर पर नल वंश का शासन था 500 से 1200 ईस्वी तक। ठीक है, आगे देखते हैं, बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नल वंश का संस्थापक था। नल वंश का, ठीक है, कोरापुट क्षेत्र में जो नल वंश थे उसका संस्थापक कौन थे? सरब शिशुक वंश या फिर सरब शिशुक या फिर भवदत्त वर्मन या फिर अर्थपति। तो इसका सही आंसर क्या है? कौन थे नल वंश के संस्थापक कोरापुट क्षेत्र के? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिशुक। ठीक है, शिशुक नाम का जो राजा था वो नल वंश का संस्थापक था कोरापुट क्षेत्र में, बस्तर के। आगे देखते हैं 7वां नंबर का, भोराम देव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में होना माना जाता है। ठीक है, किस शताब्दी में हुआ माना जाता है भोराम देव मंदिर का निर्माण? 14वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, दूसरी शताब्दी या फिर 5वीं शताब्दी।
इसका सही आंसर अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11वीं शताब्दी। ठीक है, भोरम देव मंदिर का जो निर्माण है वो 11वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। आगे देखते हैं, किसके शासनकाल में स्थानीय प्रशासन पंचकूल नामक संस्था के अधीन था? ठीक है, जो क्या था, स्थानीय प्रशासन था वो पंचकूल नामक संस्था के अधीन था। कौन सा शासनकाल, किसके शासनकाल में था? वो कलचुरियों, मराठों, अंग्रेजों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलचुरियों के शासनकाल में। ठीक है, कलचुरियों के शासनकाल में उसका जो स्थानीय प्रशासन था वो पंचकुल नामक संस्था के अधीन था। आगे देखते हैं 9th नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, नागवंशियों के पतनोपरांत, ठीक है, बस्तर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? ऑप्शन है छिंदक वंश, बाण वंश, सोमवंश या फिर काकतीय वंश। ठीक है, किसके पतनोपरांत, नागवंशियों के पतनोपरांत बस्तर में किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, काकतीय वंश। ठीक है, काकतीय वंश की स्थापना हुई। आगे देखते हैं 10th नंबर, कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? तो किसने संभाली? इजी क्वेश्चन है, मराठों ने, अंग्रेजों ने, सोमवंशियों ने या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आपका इजी क्वेश्चन हो जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मराठों ने। आपको पता ही होगा कलचुरियों के बाद सीधा मराठों ने आक्रमण किया कलचुरियों पे और क्या हुआ, मराठों का शासन स्थापित हुआ। 11th नंबर का क्वेश्चन है, छिंदक नागवंश का शासनकाल है। छिंदक नागवंश का शासनकाल कब से कब तक है? 1023 से 1324 ईस्वी, या फिर 1056 से 1078 ईस्वी, या फिर 1090 से 1120 ईस्वी, या फिर 1079 से 1105 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1023 से 1324 ईस्वी। ठीक है, आगे देखते हैं 12वें नंबर का क्वेश्चन, गंगा महादेवी का एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, और आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और इसका सही आंसर क्या होगा? 12वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बारसूर। गंगा महादेवी का एक शिलालेख कहाँ प्राप्त हुआ है? बारसूर में। ठीक है, में भी आपको पता हो। 13th नंबर का क्वेश्चन है, रामायण दीपिका, विक्रम विलास एवं ब्राह्मण स्रोत जैसी प्रसिद्ध कृतियों के लेखक कौन थे? ऑप्शन है गोपाल चंद्र मिश्र, राजीव लोचन, रेवाराम बाबू या फिर ध्यानचंद्र। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रेवाराम बाबू। 13th नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आगे देखते हैं 14th नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था लागू की थी? 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था कौन से ब्रिटिश अधिकारी ने लागू की थी? क्या वो इलियट थे, चार्ल्स बर्थ, डिविन थॉमस या फिर चार्ल्स नेपियर? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलियट। ठीक है, इलियट ने क्या किया था? 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था लागू की थी। आगे देखते हैं 15th नंबर का क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन था? ठीक है, राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन था? ऑप्शन है व्यंकोजी भोसले, राजकुमार बिंबाजी, विट्ठलराव दिनकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये भी एक टाइप का इजी ही है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला जो टाइप रहता है वो इजी लेवल का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन में अगर आपका 20 क्वेश्चन आ रहा है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, तो उसमें से 5 से 7-8 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो इजी रहेंगे। ठीक है, उसके बाद 5-6 क्वेश्चन क्या रहेंगे? मीडियम लेवल के होंगे। फिर उसके बाद जो बचे क्वेश्चंस हैं 5-7 क्वेश्चन वो टफ़ लेवल के होते हैं। तो इजी और मीडियम में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सॉल्व हो जाता है, लेकिन टफ़ क्वेश्चन में जाके फंसते हैं। तो उन्हीं लोग का निकलता है जो लोग क्या है, अच्छे से प्रिपरेशन किए रहते हैं। राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार बिंबाजी। ठीक है, राजकुमार बिंबाजी प्रथम मराठा शासक थे छत्तीसगढ़ राज्य के। हाँ, 16th नंबर का क्वेश्चन है, कैप्टन हंटर के बाद किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक बनाया गया? कैप्टन हंटर के बाद किसे बनाया गया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन सैंडिस। ठीक है, कैप्टन सैंडिस को बनाया गया था छत्तीसगढ़ का क्या अधीक्षक हंटर के बाद, कैप्टन हंटर के बाद। अगला देखते हैं 17th नंबर का क्वेश्चन, वर्ष 1934 में छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक संघ किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ? हरिजन सेवक संघ किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था?
आपको पता है ये अभी आधुनिक छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन MCQ चल रहा है, तो आपको इसका मे भी आंसर पता होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन है हमारे पास घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित सुंदरलाल शर्मा, यति यतन लाल या फिर खूबचंद बघेल। तो वर्ष 1934 में छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक संघ किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घनश्याम सिंह गुप्त के अध्यक्षता में गठित किया गया था। अगला देखते हैं 18th नंबर का क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का पहला अंग्रेज अधीक्षक कौन था? ये इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा अगर आपने एक बार भी पढ़ा होगा तो। कैप्टन एलियट, कैप्टन एडमंड, केन एडमंड या फिर कैप्टन एगेन्यू या फिर केन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन एडमंड। ठीक है, कैप्टन एडमंड क्या थे? पहले अधीक्षक थे, अंग्रेज अधीक्षक छत्तीसगढ़ के। अगला देखते हैं। अगला जो है आज का हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उस पर बेस्ड है। जैसे कि आज का क्वेश्चन था कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? 2 दिसंबर। अगर आपको पहले से पता था तो वेल एंड गुड, और अगर आपको नहीं पता था तो इसका सही आंसर आप ध्यान में रख लीजिए। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट के वाइज भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आज का लास्ट बट नॉट लिस्ट क्वेश्चन है 1 GB 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है? ऑप्शन है हमारे पास 1024 किलोबाइट KB या फिर 1024 MB या फिर 1024 GB या फिर 1024 TB। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1024 MB। ठीक है, 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 मेगाबाइट होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आपको क्या करना है? लाइक बटन को दबाना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, ग्रुप में डालिए यार, लोगों को फैलाइए। ठीक है, लोगों के पास मेरा वीडियो जाना चाहिए। और थैंक यू फॉर इतना सारा प्यार देने के लिए। आप लोग की वजह से काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है चैनल, और अगर आप ऐसे ही प्यार देते रहेंगे तो आगे भी मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेकर आऊँगा और आपको हर टाइप की नॉलेज देने की कोशिश करूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।